दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस और मैं हूँ राकेश दमाय और फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। स्कूल को बाय बाय बोलने का और मिलते हैं आपको नाइट में। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू, उनको किताब लिखने की आदत थी बट फाइनली अब आ गया है वीडियो का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर हम देंगे पूरा ओवरऑल कंक्लूज़न। आज जो है सेकंड डे है, मॉर्निंग है। मेन बात, कल रात को ही मैं ये वीडियो बनाने वाला था बट काफ़ी एग्जॉस्टेड, थक गया था मैं, तो सोना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कॉन्स्टेंटली 2 पेपर दिए और जो ट्रैवलिंग थी वो मेरे घर से अराउंड जो है 50 किलोमीटर पे स्कूल थी, तो उसमें अराउंड 1.5 घंटे मतलब 3 घंटे वो लग गए। अभी मैं हूँ मेरे बचपन के घर पे। यहाँ पर जो है मेरे लाइफ में 2 घर आए हैं, तो यहाँ मैं 11 साल रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको मेरा एक बार शॉर्ट में घर दिखा देता हूँ। आगे का वीडियो जो है इसी घर में शूट करेंगे। पर अभी हम बैठे हुए थे। ये जो देख सकते हैं आप, एकदम 50 साल पुराना घर है ये, मट्टी का। उसके ऊपर में टीन और कवेलू है, तो इस हिसाब से यहाँ पर घर की एंट्री होती है। यहाँ पर 2 बकरियाँ भी है। ये मेरी रही साइकिल और इस हिसाब से जो है घर है पूरा। काफ़ी बड़ा घर था वो ज़माने के हिसाब से। और यहाँ पर आप जाएंगे, इस हिसाब से ये सिस्टम है। यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ है। अब आगे का वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। तो इस घर में बिताया है मैंने 11 साल और उसके बाद फिर जो है मेरा नया घर बना और हम वहाँ पर चले गए रहने के लिए। तो काफ़ी जो है बचपन से जो चीज़ें सीखी, जो भी मैं बड़ा हुआ, जहाँ पे हमारा दिमाग जो है विकसित हुआ, हम बड़े हुए, काफ़ी यादें इस घर से जुड़ी थी। तो सोचा क्यों ना इतना जो लाइफ का कल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था वो यहीं शूट किया जाए, जो फर्स्ट टाइम हमने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी। तो अब जो है हम हमारा वीडियो बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं अब हमारा वीडियो। ये रहे वो 2 पेपर जो हमने कल दिए और जो हमें कल आए। हमें मिला था सेट सी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है पेपर 1 जो जनरल नॉलेज के ऊपर में बेस्ड था पूरा, और ये जो है हमारा पेपर 2 जो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर में बेस्ड था। ये पेपर पासिंग था। ये पेपर में जो है इसके ऊपर में मेरिट लिस्ट बनने वाली है। पेपर 1 में थे 100 क्वेश्चन, इसमें थे 80 क्वेश्चन। मैं थोड़ा आपको पेपर के बारे में समझा देता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो यूपीएससी से बिलोंग नहीं रखते, तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो पेपर होता है ये 200 मार्क का होता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं, तो वो हिसाब से बराबर जो है इसमें 200 मार्क हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.66 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं ये हिसाब से। और ये जो पेपर है इसमें जो है 80 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो बड़े होते हैं। इसमें इंग्लिश का भी कुछ सेक्शन होता है। मतलब अगर आपको मैं ऊपर बताऊँ तो इसमें 3 सब्जेक्ट के ऊपर में ये पेपर बनता है। एक होता है मैथमेटिक्स, जिसमें अरिथमेटिक या अलजेब्रा का पोर्शन और ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, और दूसरा होता है इसमें रीजनिंग, जिसमें लॉजिक वगैरह लगाना पड़ता है आपको, और तीसरा सेक्शन होता है इसमें इंग्लिश, जिसमें पैसेज दिए जाते हैं और उसके आंसर जो है वो ढूंढना पड़ता है, और वो उनके बेसिस के ऊपर में आपको नीचे के ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो 3 सेक्शन होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है। तो वो हिसाब से यहाँ पर जो है 200 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। तो दोनों के लिए टाइम सेम है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 घंटे लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी 2 घंटे लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से जो है ये दोनों जो है वो पेपर थे। तो आप देखेंगे पेपर काफ़ी जो है, मतलब आपको हिंदी में दिख रहा होगा। इसके पीछे में यहाँ पर जो है इंग्लिश में है। सेम जो पेपर है, एक पेज जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी में और उसके आगे में मिलेगा इंग्लिश में। तो आप कोई भी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपको जो है इंग्लिश तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, और साइड में आपको जो है यहाँ पर हिंदी मिलेगा। तो ये हिसाब से बाइलिंगुअल पेपर होता है। तो कुल मिला के जो पूरी बुकलेट है इसमें आपको 48 पेजेस मिलेंगे। तो आखिरी के जो पेजेस होते हैं इसमें, ये आपको यहाँ पर 4 पेज जो है वो रफ़ वर्क के लिए दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर
इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। हर पेज पे जो है अराउंड 4 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 97 यहाँ पे आ रहा है, तो 99 इधर, 98 इधर और 100 इधर, तो इस हिसाब से 4 क्वेश्चंस। तो ऐसे मिला के मैंने पूरे पेजेस काउंट किया तो 21 पेजेस जो है वो होते हैं। देखिए कल के कुछ टिक मार्क्स यहाँ पर जो मैंने आंसर्स टिक किए थे वो, तो ये हिसाब से आप हल्का फुल्का जो है रफ़ वर्क जो है ऑन पेपर कर सकते हैं। उसके लिए कोई आप बाइंडिंग नहीं होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता वहाँ पे पेजेस टर्न करने के लिए। तो आप जो भी करेक्शन करना हो, जो भी आपके मार्किंग करनी हो, आप आराम से कर सकते हैं। मेन कंपल्शन एक होता है, आपको सिर्फ एक ही पेन यूज़ करना है, वो है ब्लैक वाला जो है बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि आपको इससे ही OMR शीट जो है वो टिक करनी होती है। सो इस हिसाब से ये था एक पेपर। सेम पैटर्न पर दूसरा पेपर भी बना हुआ है उसी तरीके से। आखिरी में 40 पेजेस हो गए, मतलब 48 पेजेस हो गए, और 3-4 पेजेस जो है वो ब्लैंक मिलेंगे रफ वर्क के लिए। और उसके आगे में सेम यहाँ पर मैथ्स वाला इस तरीके का होगा। तो मैं आपको कुछ यहाँ के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, एक लेवल आपको पता चलेगी कि किस तरीके की लेवल जो है वो पूछी जाती है। सो दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे हम पेपर 1 से। सो पेपर 1 जो होता है इसमें अराउंड 9-10 सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं, जिनमें से जो है मार्क्स मतलब क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। यहाँ पे जनरल नॉलेज मैंने आपको डायरेक्टली समझने के लिए एक वर्ड में बोल दिया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो पूरे दुनिया में का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक सिलेबस दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो रिगार्डिंग हम देख लेंगे इसमें कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले। सो बेसिक जो सब्जेक्ट है तो उसमें आता है हिस्ट्री, इसके बाद जो है यहाँ पर आता है सोसाइटी, ये जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड होता है। आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये जो है वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, फिर आता है एग्रीकल्चर, फिर आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे आपको देश दुनिया में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो एकदम ट्रेंडिंग में रहा हो, टॉप में रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर पॉलिटी, फिर आता है गवर्नेंस, फिर आता है सिक्योरिटी। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी होती है। ओवरऑल इतने ऊपर जो है हमने डिसाइड कर लिया। तो इतने जो है इसमें से क्वेश्चंस होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट अगर इसमें बात की जाए तो हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी नेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद इधर देखेंगे हम इकोनॉमी जो है वो 3rd नंबर पे आ जाता है, पॉलिटी जो है वो 4 नंबर पे आ जाता है। हाँ, और एक मेन छूट गया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस हिसाब से पूरा जो है सिलेबस है। तो नियर अबाउट सब्जेक्ट अगर देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ऐसे ब्रॉडर एक्सपेक्ट्स है जिस पर से जो है आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस बनता है। तो ये कोई छोटा सिलेबस नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और इसमें से हर एक में से जो है यहाँ से कुछ 10-15 क्वेश्चन, यहाँ से 10-15 क्वेश्चन, ऐसा कर करके पूरा जो जाएगा तो ये जो है 100 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पर एक पॉइंट जो है एडिशनल, वो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा था, वो है साइंस एंड टेक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें स्पेस वगैरह के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो ये एक पोर्शन हो गया। एंड एक पकड़ लीजिए अदर, जो आसपास वाले छोटे मोटे इस तरीके से। तो अराउंड जो है इतने सब्जेक्ट्स, इतने एरियाज़ हो गए जिसमें से ये पूरी क्वेश्चंस जो थे वो बेस्ड थे। तो ये कोई इजी सिलेबस नहीं था, एकदम कॉम्प्लेक्स सिलेबस था। आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, चलो ठीक है इतने पढ़ लिए और याद करके चलेगा और वहाँ लिख लिया, इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। सो आप देखेंगे रियल क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन उठाऊंगा जो, ताकि आपको समझ सके कि इतना बेसिक लेवल होता है। और अदरवाइज़ आप यूपीएससी का पेपर देख के डर जाएंगे कि ये क्या था करके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी क्रिएट होने से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खतरा जो है उसे फील होता है, वो कौन सा है। सो नीचे में ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कैसा है कि लोग जो है लग्जरी आइटम लेने के लिए जो है पैसा ये एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे
तो अनप्रोडक्टिव जो चीज़ें होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कोई देश जो है महान नहीं बनने वाला, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह, ये सब कुछ जो चीज़ें वो ले लेते हैं लोग, ऐसा। थर्ड आप देखेंगे कि जो पैसा ब्लैक मनी में जाता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर दिया जाता है, उनके हाथ में लगता है, और इस तरीके से जो ब्लैक मनी है वो क्रिएट होने से कहीं ना कहीं जो है गलत लोग चुन के आते हैं, इस तरीके का। और चौथा लिख रहा है वहाँ पर लॉस ऑफ रेवेन्यू, कि एक्चुअली होता है ये है, ब्लैक मनी क्रिएट ही इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है टैक्स जो है वो छुपाते हैं अपना, जितना उनने इनकम कमाया उतना भरते नहीं है, और कम पैसे दिखा के जो है उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स भर देते हैं, जिससे जो है गवर्नमेंट जो एक्चुअल वर्क करती है वो तो टैक्स के ऊपर आए हुए पैसे से ही वर्क करती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट जाता है, जो आपके आजू बाजू डेवलपमेंट रोड्स वगैरह बनते हैं, वो सब कुछ टैक्स मनी से बनता है। तो यहाँ पर एक्सचेक्योर मतलब होता है राज्य कोष, तो इसको लॉस होता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन डायरेक्टली मैंने तो क्रॉस करके रखे और चेक करके देख रहे हैं, तो ये हिसाब का एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर लास्ट वाला होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इकोनॉमी सेक्शन से। तो ये तो काफ़ी आपको ईजी लगा है ना, पर सुना था इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर मज़े वाली बात, कुछ क्वेश्चन देख रहा हो आप, बस देखो, पॉज करना, आप देखना कि इस तरीके का लेवल होता है। मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो आपको पहले दिखा है वो तो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे। अब ये देखिए एकदम इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से क्वेश्चन आया, एकदम जंगल झाड़ी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, मतलब मच्छर नहीं आना चाहिए इसलिए हम कौन से जंगल झाड़ी का यूज़ करते हैं, कौन से ग्रास का यूज़ करते हैं। तो अब मुझे बताइए ऐसा क्वेश्चन कैसे, कहाँ पर आपको डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो शॉकिंग क्वेश्चन होते हैं, जो आपका दिमाग घुमाने के लिए आते हैं। इजी क्वेश्चन है, बट जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो अंदाज़ भी नहीं लगा सकता। तो इस हिसाब का एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। और एक ले लेते हैं अपन जंगल से क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं, मार्मोट, हेजहोग और पेंगोलिन। सो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा जानवर है जब उसको कोई जो प्रीडेटर जो है उसको अगर खाने के लिए आता है, या शिकारी जो है उसको खाने के लिए आता है, तो वो खुद को रोल कर लेता है उसकी बॉडी को, और गोल घूम के जो है छोटा सा हो जाता है। सो मुझे तो, मैंने सिर्फ पेंगोलिन देखा है, मैंने तो ये दोनों का नाम भी नहीं सुने थे इसके पहले, ये कौन सा जानवर है। अगर आप उसका हिंदी में भी देखने जाएंगे यहाँ पर, तो जाहक और शेल मुशक, तो हम इसे हिंदी में भी उसका समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इसमें फिर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रेयरली कभी कोई न्यूज़ में आ गया होगा एक आध लाइन का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बन गया। सो इस तरीके का। तो देखिए आप लेवल, क्वेश्चन इजी है, समझने में आसान है, बट अगर पता है तो आता है, नहीं आता तो आपके ये मार्क्स लेके जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन्स है, मतलब ऐसे गाने जो जेल से रिलेटेड है या जेल से आए हुए हैं। अब ये जो भी टर्म है एक, तो ये एंशियंट, इसमें हुआ ये था, बोलते कि जो इंडिया के जो पुराने जो एंशियंट सॉन्ग थे, मतलब पहले के जो कोई धर्म से रिलेटेड थे, तो उनके लिरिक्स जो है उसे कन्वर्ट किया गया था, बोल रहे हैं वो इन इंग्लिश, मतलब हिंदी गानों को जो है इंग्लिश गानों में कन्वर्ट किया गया था, रिलीजियस वाले, धर्म वाले। तो वो किसने किया था बोल रहा है। तो नीचे के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ये कोई बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा इन्होंने गाना, ये जो है, अब किसने हिस्ट्री पढ़ा, कहीं पर पढ़ा, उसको ये आएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक ने एक बार जेल में गए हैं। मैंने तो फिर यहाँ पर लॉजिक लगाया, क्योंकि ऐसा अब लॉजिक से ही हो सकता है। तो फिर अब यहाँ पर मेरे पास आखिरी में जो है 2 ऑप्शन बच रहे थे। सरोजिनी नायडू तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनका सॉन्ग से रिलेटेड कोई मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू, इनको किताब लिखने की आदत थी, बट किताब लिखने से वो धार्मिक ज़्यादा नहीं थे, वो रिलीजन को उतना ज़्यादा जोड़ के देखते नहीं थे। तो ये डायरेक्टली 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। पर जैसे मोहनदास करमचंद गांधी बोलेंगे और बाल गंगाधर तिलक, तो जैसे तिलक है तो मैंने उनकी मूवी देखी थी तिलक, जो उनके ऊपर लाइफ पे बनी हुई है। तो उन्होंने गणेश जी की जो है वो स्थापना वाला जो उत्सव है, गणेश उत्सव, वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस जो है वो थोड़े बहुत जुड़े हुए थे। और दूसरी बात हो सकती है गांधी जी की, ये भी जो है धर्म और ये जो बातें हैं सत्य अहिंसा वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म का पार्ट आता है, भगवद गीता वगैरह उनको कोट करते थे वो। तो ये 2 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था, ये लॉजिक मैंने लगाया। सो मैंने वहाँ पर तो बाल गंगाधर तिलक
टिक किया। बट मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर जो अभी निकल के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गांधी जी इसका ऑप्शन है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए हिस्ट्री का तो ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, इस ऐसा लेवल होता है यूपीएससी का, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा और बता बोलेगा इसका आंसर क्या है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपको नीचे में इतने सारे प्लांट्स दिख रहे हैं या क्रॉप्स दिख रही है, तो इसमें से सबसे लीस्ट वाटर इफिशिएंट मतलब जो ज़्यादा पानी वेस्ट करता है ऐसा वाला प्लांट कौन सा है। तो अगर आप कभी खेती में गए हो और आपको एग्री नॉलेज हुआ हो या आपने उगाया हो, क्योंकि ये पढ़ने से क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, हम कभी ऐसा नहीं पढ़ते कि शुगर केन और सनफ्लावर ऐसा कंपैरिजन करके कि इसमें ज़्यादा पानी लगता है उसमें ज़्यादा पानी लगता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पता होता है। सो मैंने शुगर केन इसका ऑप्शन टिक किया, क्योंकि शुगर केन में मैंने एक लॉजिक ऐसा लगाया कि शुगर केन जो होता है ये ट्रांसपीरेशन मतलब जो उसके पत्ते होते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है जितने पत्ते उसके ज़्यादा रहेंगे तो वो पत्तों में से वाटर का इवापोरेशन होता है, तो इस हिसाब से वाटर जो है वेपर ज़्यादा फाउंड होते हैं। ये साइंस के मैंने 10th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ा था मेरे स्टेट बोर्ड के पढ़ाते वक्त, तो वहाँ का थोड़ा हल्का सा याद रह गया, तो शायद इसका आंसर हो सकता है, बट कंफर्म मुझे नहीं पता। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्रीकल्चर नॉलेज होता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, या कभी आपने ये उगाए होते तो आपको आ सकता। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था। अब ये एक क्वेश्चन बच्चे वाला आया था, मुझे बहुत फ़नी लगा देखते बराबर। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपका दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रेशर कुकर है, उसमें जो उसकी गर्माहट होती है, टेम्परेचर होता है जो खाने का उसमें बन रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ होल इन द लीड, जो ऊपर लीड मतलब अब लोगों को किसी किसी को ढक्कन भी नहीं पता होगा, तो इसे पता करने के लिए यहाँ पर साइड में देखेंगे, यहाँ पर ढक्कन लिखा हुआ है। तो कभी कभी हो जाता है जो बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वापस तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ होल इन द लीड, तो उसका जो ढक्कन है उसके छेद के ऊपर डिपेंड हो सकता है, क्या बोलते हैं टेम्परेचर पर। सही है, हो सकता है, क्योंकि अगर उसका जो छेद अगर बड़ा रहा तो वहाँ से वाटर वेपर बार बार स्पीड से बाहर जाएंगी, जिससे गर्मी जो है वो उतनी क्रिएट नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। सेकंड बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम मतलब नीचे से जो हम आग दे रहे हैं, तो सीधी सी बात, अगर हम आग ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी, कम आग देंगे तो कम गर्मी होगी, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा बोल रहा है ढक्कन के वजन के ऊपर। सो ढक्कन के वजन के ऊपर ये कहीं से भी जो है वो सही नहीं लगता है, एकदम आउट ऑफ लगता है क्वेश्चन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग लेवल पर डिटेल में जाकर सोचेंगे उसका मटेरियल कौन सा है, उसकी डेंसिटी क्या थी और कौन से मेटल से वो बना था और क्या उसके डायमेंशंस थे, तो वो इतने डिटेल पे जाने के बाद कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इफेक्ट इसका आ सकता है, अदरवाइज जनरलिस्टिक चीज़ पर इसका इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने क्रॉस इसको किया और ये हिसाब से मैं 1 और 2 ये ऑप्शन पे लीड पहुंचा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एकदम जनरल वाले। यहाँ पर आप देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे कि हमारी पूरी अर्थ है, उसके ऊपर में आप देखेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऊपर में होता है, तो यहाँ पर बर्फ़ के फॉर्म में पानी बना हुआ है जो है स्टोर है वहाँ पर। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि अपने अर्थ को रिगार्डिंग में कौन से जो नीचे में स्टेटमेंट दिए है वो सही है। तो ये बोल रहा है कि ज़मीन के ऊपर से जो बहने वाली नदियाँ हैं उसमें पानी ज़्यादा है, या ज़मीन के अंदर में जो ग्राउंड वाटर होता है, जो कुआं खोद के हम अंदर से पानी निकालते हैं, तो वो पानी ज़्यादा है या रिवर में पानी ज़्यादा है, पूरे ग्रह के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको इमेजिन कीजिए, आपको अंदाज़ा क्या लेवल का लगाना है यहाँ पर। ये कोई डायरेक्टली आपको NCERTs में नहीं मिलेगा ऐसा, वहाँ पर परसेंटेज दिए होंगे कि ग्राउंड वाटर इतना रहता है, बर्फ़ में इतना रहता है, तो वो परसेंटेज का यूज़ करके आपको यहाँ पर आंसर्स निकालने थे। दूसरा ये पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो बर्फ़ बना हुआ है उसमें पानी ज़्यादा है या फिर जो ज़मीन के अंदर पानी है वो ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा भी कैसे लगाएंगे, मतलब ज़मीन के अंदर में पानी कितना और जो बर्फ़ बनी हुई है वो तो इतने जितना बड़ा हमारा देश है उससे कई गुना ज़्यादा में वो पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर उतनी बर्फ़ बनी हुई, तो हो सकता है वो भी बर्फ़ जो है ज़्यादा हो ग्राउंड वाटर के मुकाबले। तो ये परसेंटेज का नॉलेज अगर आपको है पानी का, तो जाके आप जो है क्वेश्चन ज्योग्राफी का सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर दीजिए। तो पॉलिटी से आप देखेंगे काफ़ी अप्लाइड क्वेश्चन आया था, आपको पूरा नॉलेज का यूज़ करना था आपके, और ये कन्फ्यूज़न टाइप का क्वेश्चन था एक, जो आपका ध्यान भटका सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कि ऐसी कौन सी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब वो होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है कोई काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जो फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं, सो उनका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, तो उनके ऊपर जो
फॉरेस्ट के जो नियम है वो लग रहे हैं, इस तरीके का कुछ एक एक्ट है ये 2006 का। तो वो बोल रहा है कि इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर में है। तो इतने सारे मंत्रालय यहाँ पर दिए हुए हैं। सो मंत्रालय में सीधे सीधे है, आप डायरेक्टली पंचायती राज हटा देंगे वहाँ पे, क्योंकि उसका जो है जंगल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव के डेवलपमेंट वाला जो मंत्रालय है, तो इसका गांव के ऊपर फोकस होता है, ना कि जंगल के ऊपर। तो हमने दोनों ऐसे ही क्रॉस कर दिए यहाँ पर। अब रही बात यहाँ पर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो बड़ा मंत्रालय है, और एक दूसरा आता है ट्राइबल अफेयर्स। तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप डायरेक्टली ट्राइबल अफेयर्स पर राइट लगा सकते थे, क्योंकि ट्राइबल मतलब होता है वही जंगल से जुड़े हुए लोग, जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर मेन आ गया इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो इसका सही आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हमने ये लॉजिक लगाया कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेशली मेंशन है, तो ट्राइब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। और ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये अकेले फॉरेस्ट को नहीं संभालती है, यहाँ पर वो इन्वायरमेंट को भी संभाल रही है और क्लाइमेट चेंज को भी संभाल रही है। तो इसका फोकस वाइडर है, इसका ध्यान ये मंत्रालय का बहुत अदर चीज़ों पर ज़्यादा है। और ये सिर्फ ट्राइब के ऊपर फोकस कर रही है, मतलब ये फोकस मंत्रालय है। तो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम ये मंत्रालय कर पाएगा और ये नहीं, तो इसलिए नोडल एजेंसी इसे बनाना चाहिए ये वाले एक्ट के लिए। तो ये हिसाब से मैंने ट्राइबल अफेयर को सही किया। तो इस हिसाब का अप्लाइड नॉलेज आपको लगाना पड़ेगा, तो जाके आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा GS 1 का पेपर इस हिसाब से। तो ऐसे इसमें 100 क्वेश्चंस थे। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब आपको थोड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही होंगी यूपीएससी के क्वेश्चंस। कोई तो अभी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रहा होगा, जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते वो। तो देखिए इस तरीके की लेवल होती है यूपीएससी की। काफ़ी इजी एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, बट सब अगर सही रहा तो ये एग्ज़ाम निकाली जा सकती है। जैसा हम लोगों से सुनते हैं कि ये एग्ज़ाम हार्ड होती है और इसे पास करना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम पेपर टू के बारे में देख लेंगे। तो इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिखा देता हूँ फास्ट में। इस जो पेपर होता है पेपर 2, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें इंग्लिश के पैसेज आते हैं, जो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, और इसके नीचे जो है इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जा रहा है बोल रहा है वो। देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल इन्फरेंस, मतलब कौन सा आप इस पर से सीख ले सकते हैं, वो ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है इस पैसेज के ऊपर में। तो मैं आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ इस पैसेज को, आप इसे पॉज करके जो है इस पैसेज को पढ़िए। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे ये है ऑप्शंस। तो आप इन ऑप्शंस में से आप एक ऑलरेडी मैंने तो यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दिया है, बट आप पढ़ के देखिए कि आप भी वही, ये देखिए ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, बट आप जो है आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा वो आप बताइए। तो ये लेवल होती है एक पैसेज की, जो हम 10th में बचपन में सॉल्व किया करते थे स्कूल्स में। तो वो पैसेज में और ये पैसेज में कितना डिफरेंस है वो आप एक बार देख लीजिए। पर मैं ज़रूर बोलूँगा आप एक बार ये पढ़ के देखिए और ये ऑप्शन को एक बार ट्राई कीजिए, आपको लेवल समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को जो है स्टॉप किया होगा और जो है पूरा पैसेज पढ़ा होगा, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा हम बचपन में किया करते थे कि हम क्वेश्चन ढूंढते थे और उसका फिर जो है पैराग्राफ में उससे जुड़े हुए वर्ड्स को फाइंड आउट करते थे, और फिर वो वर्ड जहाँ मिल गया बस उतना सा पढ़ के जो है हाँ ये ऑप्शन का ये ऑप्शन होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन जो है बचपन में किया करते थे। बट वो रूल यहाँ पर नहीं लगने वाला। ये यूपीएससी है, ये स्टेट बोर्ड का आम एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कभी भी वो जो यहाँ की जो ऑप्शंस है वो डायरेक्टली इसमें नहीं मिलेंगे। आपका अब ऐसा होगा, ये एक नॉलेज दिया हुआ है एक पैसेज का, आपका बचपन से लेके अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा है वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ये ए पकड़ लीजिए, जो पैसेज जो नॉलेज मिला वो ए, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस वो बी। ये दोनों को जो मिलाएंगे आप, तो उसमें से जो निकलेगा सी एक्सपीरियंस, वो जो नॉलेज निकल के आ रहा है, और उसके बेसिस पे ये जो ऑप्शंस है वो जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अप्लाइड तरीके का पैसेज है, ईजी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपका पास्ट का एक्सपीरियंस उतना खास नहीं है और आप डायरेक्टली ये वर्ड का मीनिंग समझ के अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो आंसर है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये हो गया एक पैसेज की बात। ऐसे कुल मिला के इसमें 27 से 28 पैसेज जो थे ये पूरे 80 क्वेश्चन में से थे। तो अगर और वो हर एक 2.5 मार्क के थे, तो ये हिसाब से तो इसके लिए टाइम मिलता है सिर्फ 1 मिनट का, ये एक पैसेज पढ़ के यहाँ तक पहुँचने का। तो आधे लोग तो 1 मिनट में इसे पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से, और उसका मीनिंग निकालना तो दूर की बात हो गई, और उस पर से नॉलेज जोड़ के ये
ऑप्शंस तक पहुंचना है, ये तो बहुत लंबा हो गया। तो इस हिसाब से आपकी रीडिंग स्पीड एकदम इस तरीके की चाहिए, ऐसा 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 ये स्पीड की, तो जाके आप जो है वो ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे हो गए इसमें ये 25-30 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब कुछ दूसरे से क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में। वो एक आपको मैथ्स का भी दिखा देता हूँ। रीजनिंग से जो है, रीजनिंग जो सेक्शन था जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे उसमें से। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि 10 अक्टूबर 2027, मतलब आज से जो है 7 साल बाद जो आज की तारीख होंगी, मतलब कल की तारीख जो थी 10 अक्टूबर जब हमारा पेपर हुआ, तो उसको जो है कौन सा दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। तो अगर आपको कैलेंडर का नॉलेज है, प्रॉपर आपको कैलकुलेशंस आते हैं, इसके कुछ फार्मूलेस पता है, तो आप आसानी से सिंगल शॉट में ये जो आंसर है उस तक पहुँच सकते थे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपको क्लॉक का क्वेश्चन दिखेगा। क्लॉक का क्वेश्चन ऐसा है कि वो बोल रहा है कि जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, मतलब जो घंटे का हैंड है और मिनट वाला हैंड होता है, वो एक लाइन में कब आएगा, मतलब 180 का डिग्री का जो है एंगल उसमें कब आएगा। तो वो बोल रहा है कि जब 7 बजेंगे तब आएगा, या 7 से 7:05 के बीच में काटा होगा तब वो एक लाइन में आएगा, और 7:05 को आएगा, या 7:05 से 7:10 के बीच में आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें आपको जो है इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, वो आपको पुट करना पड़ता है। तो इस हिसाब के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग सेक्शन के, जहाँ पर लॉजिक लगता है और कुछ बेसिक फार्मूलेज लगते हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुले दिमाग से ये बिल्कुल भी करना मुश्किल है। तो आपने अगर बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ सकता था। इसमें ये बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर का जो है हमने स्क्वायर शेप का बना लिया है, क्यूब बना लिया है, जिसका 1-1 मीटर की हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ है, और इसमें कितना ml जो है वो पानी आएगा। तो अगर आप 1 क्यूबिक मीटर का बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर जो है वो पानी आता है उसके कैपेसिटी के टैंक के हिसाब से, और वो ml में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो टोटल मिला के जो है वो 10 लाख ml हो जाएगा, मतलब 3 जीरो उसके आगे और ऐड हो जाएंगे। तो ये हिसाब से इसका डायरेक्ट आंसर जो है ये बन रहा था। तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपके बचपन के नॉलेज के ऊपर में। आपको यहाँ पर तीनों दिखा दिया, इंग्लिश का दिखा दिया, मैथ्स के दिखा दिया और रीजनिंग का दिखा दिया। इस हिसाब से जो है पूरा पेपर जो है, ये पेपर 2 था और ये पेपर 1 था। तो इस तरीके के कुछ लेवल होता है यूपीएससी का। तो इस तरीके से हुआ हमारा यूपीएससी का कल का पेपर। मैंने आपसे पेपर शेयर किया। अब रही बात मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरा पेपर कैसे गया ओवरऑल, जो आप इतने देर से सुनने के लिए तैयार वेट कर रहे हैं अभी तक। तो मेन बात ये थी कि 100 क्वेश्चन तो सिर्फ दिखाने के होते हैं वहाँ पर, बट एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हिसाब से 300 से 400 क्वेश्चन जो है वो हो जाती है टोटल मिला के। तो यूपीएससी आपको यहाँ पर ब्लंडर डाल देता है, यहाँ पर आपको वो लॉक कर देता है, ताकि आपको बहुत कम समय मिले और एक एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले ले और आप पूरे क्वेश्चन तक सॉल्व ही ना कर पाए। दूसरी बात ये होती है, इस बार का क्वेश्चन जो है, पेपर जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट डिफ़िकल्ट जो है वो क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं था, बट ऑप्शंस के हिसाब से वो बहुत डिफ़िकल्ट था। जो ऑप्शन थे वो एक दूसरे के इतने करीब के थे कि ये है वो है वो है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क था। तो ये हिसाब से उनमें गेस कर पाना, गेस तो बिल्कुल भी हम जो है डायरेक्टली नहीं कर पाते थे। मैंने आपको बहुत सिंपल वाले सिर्फ क्वेश्चन दिखाए ताकि जनरल पब्लिक को समझे कि यूपीएससी क्या है, बट अदरवाइज़ मैंने हार्ड, अगर आपको मतलब हार्ड वाले क्वेश्चन अगर दिखा था तो वो तो कभी सुने ही नहीं है, ऐसे हिसाब से आपके लिए हो जाते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना, मतलब आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तक तो काट लेंगे, बट 2 ऑप्शन के बीच में एक सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। तो ऑप्शंस इस बार की जो है, मतलब चॉइसेस जो है वो हार्ड थी एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चंस। दूसरी बात जो मुझे लगी वो है, यूपीएससी जो है हमेशा अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करता है, अलग अलग डायरेक्शन से नए नए फील्ड जो है एक्सप्लोर करता है और वहाँ से क्वेश्चंस देता है। तो इस बार जो है ओलंपिक्स बहुत टॉप में था और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो डायरेक्टली जो है पिछले कुछ 10 सालों में स्पोर्ट पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कि किसे क्या मिला है, किस तरीके से क्या हुआ है, बट इस साल डायरेक्टली जो है स्पोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चंस निकाले गए कि जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि वो एसएससी या फिर जो क्लास बी और क्लास सी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये पदक किसने जीता, ये मेडल किसको मिला, ये देश कौन से रैंक पर है स्पोर्ट के हिसाब से। तो ऐसे वो यूपीएससी वो टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछती है। तो ये एक सरप्राइजिंग सा था, पहली बार ट्रेंड देखने मिला यूपीएससी में। कुछ क्वेश्चंस जो थे जो मैंने बहुत इंजॉय किए, जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया से आए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन प्रीएम्बल से आया था डायरेक्टली। वो प्रीएम्बल तो हमने हमारे जो नोटिस बोर्ड है उसके साइड में ही चिपका के रखा है स्टडी टेबल के, तो हम उसे रोज़ पढ़ते थे। तो वहाँ का जो प्रीएम्बल था उसमें एक वर्ड के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि ये वर्ड प्रीएम्बल में है या नहीं है,
या ये कब से लागू किया गया या कौन से साल से लागू किया गया, ऐसे 2-3 ऑप्शंस में थे। तो उसका हमें क्लियर कट आइडिया था, तो हमने देखते बराबर ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। कल की एक बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी और देखकर हंसी भी आ रही थी एक तरीके से। वो ये था कि जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ वो बराबर 9:30 से 11:30 को ख़त्म हो गया, और उसके बीच में जैसे कि हमें टाइम मिला था, स्पेस मिली थी, तो उस टाइम में जो है मैंने जस्ट थोड़ा सा यूट्यूब चालू किया कि यूट्यूब पे एक्चुअली हो क्या रहा है, देख लेते थोड़ा कुछ। तो एक्चुअली ये तो बोला नहीं जाता कि उस टाइम में आपको ऐसा देखना नहीं चाहिए, कि अदरवाइज़ आपका जो है ध्यान जो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या आप कुछ ऐसे वीडियो देख लें जिससे आप आपका एग्ज़ाम से फोकस खो बैठे या डिमोरलाइज हो जाए। क्योंकि वहाँ पर ये होता है, मैंने जो देखा वो ये था कि इंस्टेंट लोगों ने जो है, जैसा पेपर लोगों के हाथ में आया उन्होंने उसका PDF बनाई और डायरेक्टली जो है यूट्यूब पर शेयर कर दी। और जो नॉर्मल पब्लिक थी जिन्होंने, या फिर जो बच्चे थे जिन्होंने एब्सेंट रहे, उन्होंने पेपर नहीं दिया या उन्हें डर लग गया या वो अगले साल उनकी पढ़ाई नहीं होंगी तो वो अगले साल देंगे, इस टाइप वाले। तो अराउंड 3000 से 4000 बच्चे कॉन्स्टेंटली कुछ जो टॉप के यूट्यूब चैनल है जो UPSC के रिगार्डिंग बात करते हैं तो उस पे ऊपर लाइव थे, और वो वहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे थे, और ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये सही है, ये हिसाब से पैटर्न चालू था। तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलतियाँ ये करते कि वो उस टाइम इंस्टेंट जो है, जैसा एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते हैं तो खुद का पेपर वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं कि हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे। तो इससे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके दिमाग के ऊपर में प्रेशर बनता है, और अगर आपको मान के चलिए कुछ 2-3 या 10-15 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए हो तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग पे गिरता है, और सेकंड पेपर जो आप देने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो है बहुत गलत असर होता है। तो इससे आपके ऑटोमेटिकली सेकंड पेपर आपका ख़राब जाएगा। तो एक तरीके से पूरा तूफान वीडियो का जो है वो आया था, अराउंड 200-300 वीडियोस वही कल की तरह चल रहे थे इसके ऊपर में कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए था, ये दोस्त से ये था, बिल्कुल भी ये चीज़ें अवॉइड करना है। हमने बस 5 मिनट देखा वो क्या चल रहा है और बस वहाँ से बाहर हो गए। रही बात मेरे मार्क्स की कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे इस पेपर में और क्या कट ऑफ होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया था पेपर 1 जो होता है उसमें 200 मार्क्स में से आपको 110 से लेके 120 के आसपास मार्क्स होना, तो आप एकदम से मतलब गारंटीड जो है प्रीलिम्स जो है वो पास कर लेंगे। और इस बार का जो कट ऑफ था वो 92 मार्क्स था, मतलब काफ़ी लो था, क्योंकि पिछले साल का जो पेपर था वो बहुत हार्ड आया था। कुछ लोग इस साल भी बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड था, और इस साल का कट ऑफ जो है वो भी अराउंड 90 के आसपास रहेगा। तो होता ये है, तो हमने अब इसमें हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से जो है एटलीस्ट 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चाहिए थे, ताकि जो है काट पीट के आप अराउंड बराबर 90 और 100 के आसपास जो हमने प्रैक्टिस की थी 1 हफ्ते की, वो उसके हिसाब से भी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अराउंड 65। मेन मतलब मेरा मीनिंग ये था यहाँ पर कि हमें जो है जो पता ही नहीं है उसमें ज़्यादा गेस नहीं करना है, पहली एग्ज़ाम है, और नेगेटिव मार्किंग जो है अगर उसमें हम ज़्यादा लॉस हो गया तो हम उतने मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे। तो कट टू कट बॉर्डर पे हम जा सकते हैं। अगर हमारे मान के चलिए जो है अराउंड 50 क्वेश्चन जो है वो सही रह गए तो हमें 100 मार्क्स मिल जाएंगे, और जो 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो उसमें से जो है उनके मार्क्स काट पीट के इधर में 80, 85, 90 के आसपास तक पहुँचेगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा गम या कुछ, कल का एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। फर्स्ट अटेम्प्ट था, 1 साल 1.5 साल के पहले तक हम UPSC के बारे में सोचा भी नहीं था कि ये करना है। एकदम से हम ये वाले इसमें पैराशूट एंट्री हुई है हमारी ये UPSC के जंग में। तो बहुत लोगों का डाउट होता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बहुत सिलेबस है इसका, तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या परफेक्ट टाइम क्या होगा ये एग्ज़ाम देने का। तो अराउंड जैसे कि हमें 1.5 साल हो गया था पढ़ते हुए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि हम मतलब ये एग्ज़ाम ना दें। अगर मान के चलिए हम 3-4 महीने की पढ़ाई करते या 1 साल से कम की पढ़ाई होती तो बिल्कुल हमें ये अटेम्प्ट जो है वो नहीं देना चाहिए था, स्किप करना चाहिए था। तो ये हिसाब से हम जो है वो फर्स्ट वाले कंडीशन में आए, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर साइड जितना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब 1.5 साल का इस एग्ज़ाम को उतना टाइम मिला तो हमने उतना पढ़ा, तो हम प्रॉपरली जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार थे। रही बात कि अब उसमें सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मैंने कल आपको बताया था कि आपके बैकग्राउंड डिफ़र करते हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से आप वो टाइम में कंप्लीट आपका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है कि आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट में होना चाहिए। आप मैक्सिमम सिलेक्शन इसमें जो है वो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में जो है UPSC के होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो जो है वो लगता ही है।
अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम इतनी टफ नहीं होती, और ये एग्ज़ाम के प्रति लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती कि जो एग्ज़ाम क्रैक करता है तो वो बस ऐसा ही है, कोई भी है। तो ये जो मेन है, इसकी टफनेस की वजह से लोग जो है ये एग्ज़ाम की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान के चलिए हमारे पास अब 2 रास्ते हैं आगे में। अगर हम ये एग्ज़ाम हमारी प्रीलिम्स जो है वो पास हो जाते हैं, इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले अभी 20-25 दिन में आएगा। और इसकी जो मेंस एग्ज़ाम है जिसमें लिखना है, तो हमें वो एग्ज़ाम 5 दिन की होती है, जिसमें अराउंड आपको जो है 7 पेपर सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। मतलब 3-3 घंटे के पेपर होंगे वो, एक दिन 2-2 पेपर होते हैं। तो वो 5 दिन तक चलते हैं, और 2 जो है वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। ये हिसाब से आपको 9 पेपर लिखना है कंटिन्यूस 5 दिन तक के। तो इमेजिन करिए आपका हाथ का स्टेमिना कितना होगा। अब यहाँ पे हाथ, दिमाग और बॉडी के हर सेंसेस जो है वो काम करेंगे। तो काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस जो है हमें करनी पड़ेगी मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर पढ़ने लायक और सोचने लायक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो अभी बचा है, तो वो जो मेंस की एग्ज़ाम है वो होंगी जनवरी में। तो यहाँ से बचे बराबर 2.5 महीने। अभी अक्टूबर, आज की तारीख है 11, सो अराउंड 2.5 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो करीबन हमें करीबन हमें जो है 1000 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो मॉडल आंसर्स लिखने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। तब जाके हम हर एक एग्ज़ाम में जो है जो 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, वो सॉल्व कर पाएंगे, और सही टाइम में जो है वो आंसर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस हिसाब की कुछ जंग होंगी। तो ये प्रीलिम्स तो एक छोटा था, बहुत छोटी सी चीज़ थी मेंस एग्ज़ाम्स के आगे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो सब कुछ देखना और प्रिपेयर करना। हमारी मेंस की पढ़ाई जो है हमने पहले भी कर चुके हैं। सो अब जो है हमें बस रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा ऑप्शन, अगर हमारी प्रीलिम्स जो है वो कुछ मार्क्स से रह जाती है या नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो है अगले साल की प्रीलिम्स जो है वो बहुत ही पास आ गई है। मतलब मेन बात यह है कि एक प्रीलिम्स 1 साल की और दूसरी प्रीलिम्स, इन दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस होता है नॉर्मली। बट कोरोना की वजह से जो है इस टाइम जो है ये एग्ज़ाम ऑलरेडी डिलेड थी। ये एग्ज़ाम जून में होने वाली थी, जो 3 महीने आगे सरक कर जो है अक्टूबर में हुई। तो जिस वजह से जो है 3 महीने एग्ज़ाम लेट हो गई। तो ये 3 महीने अगले अटेम्प्ट में जब ये एग्ज़ाम होने वाली है वहाँ से माइनस हो गए। तो जहाँ 12 महीने का समय आपको मिलना चाहिए था, वहाँ पर आपको अब 9 महीने का समय मिलेगा, और उसमें भी कुछ दिन जो है वो कम हो गए। तो अराउंड रफली 8 महीने का जो है समय जो है मिलने वाला है। तो अगले एग्ज़ाम जो है पॉसिबली जो है जून में 5 तारीख को होने के चांसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। जनरली एग्ज़ाम जो है मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में होती है। तो और जिस दिन संडे आता है उस दिन होती है। तो जून का जो है 5 तारीख उसको संडे आ रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस तारीख को ये एग्ज़ाम हो। तो उसको बराबर आज से कुछ 235 दिन के आसपास बचे हुए हैं, मैंने चेक किया था। तो ये हिसाब से काफ़ी कम समय है। बट जिनका बेसिक पढ़ के हुआ होगा, जैसे कि हम जो लेवल पे चल रहे हैं और जिनको सिर्फ पॉलिश देने की बारी बाकी है और रिवीजन करने का बचा है, ऐसे लोगों के लिए ये ऑलरेडी बेनिफिशियल होगा। तो वो कैटेगरी में हम आते हैं। तो एक तो वो, नहीं तो ये अभी 2 दिन में जो है हमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनकी आंसर की मिलेंगी, जो कोचिंग वाले निकालते हैं, और उसको हम चेक करके जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस प्रीलिम्स में पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और वो हिसाब से हम जो है वो 2 ऑप्शन जो हमने किए हैं वो हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके का वे फॉरवर्ड होगा यहाँ से आगे के लिए। सीखने लायक बात यहाँ पर यह है कि अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो आप में ऑफिसर वाली क्वालिटी प्रिपरेशन के टाइम से रहनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आप में वो क्वालिटीज़ डेवलप होती है, वो पहले से होती है। तो अगर आप मान के चलिए हमारे इसमें फेल्योर भी आता है, तो हम कभी भी वो चीज़ को एकदम दिल पर लेकर नहीं चलेंगे। मैंने ये बात आपको कल भी बोली थी। और ये यूपीएससी की जर्नी जो है वो सीखने वाली चीज़ें हैं। मतलब आपको इम्प्रूवमेंट थी छोटी छोटी करते करते जाना पड़ेगा, और आखिर में जाके एक जो मॉडल बना हुआ है एक IAS ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, तो वैसे आप बन जाएंगे एक नॉर्मल इंसान से। सो वो इंक्रीमेंट मैंने पिछले जो 1.5 साल से अपन पढ़ रहे थे तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। नॉलेज का जो दायरा है पहले इतना सा था, अब वो इतना बड़ा हो गया है, अब और थोड़ा बड़ा करना है। तो ये एक्सपांशन आप देख पाएंगे। तो ये एक सीख जो आपको दिल पे नहीं लेना है आपका फेल्योर, और उससे सीखना है और उससे आगे बढ़ना है, और अगले साल का जो प्रीलिम्स है उसे इंश्योर करना है, गारंटीड।
यूपीएससी की एक खासियत ये है कि आपको यहाँ पर एक्शंस बहुत फास्ट लेना चाहिए, या जो भी आपने सोचा है। तो कल का पेपर मुझे साइंस जो है या इन्वायरमेंट वाला सेक्शन थोड़ा टफ लगा, तो मैंने उसकी एनसीईआरटीज़ नहीं ली थी और उसे ग्राउंड से जो है नहीं पढ़ा था ऑलरेडी, क्योंकि मैं पहले से, आपको मैंने कल भी बताया वीडियो में कि मैं साइंस टीचर रह चुका था पहले भी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से पूरी डिटेल में पढ़ी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है, पर फिर भी मुझे वो आया नहीं। तो इसलिए इमीडिएट जो है हम कल गए शॉप में नागपुर से ही, और वहीं से जो आप इकट्ठा देख रहे हैं यहाँ पर, ये एनसीईआरटीज़ है 6 to 10 साइंस की, तो ये ली। और अब जो है हम इसे 10-15 दिन में जो है इसका पूरा बेसिक इससे निकाल लेंगे, और जो है अगले साल अगर एक भी क्वेश्चन अगर साइंस से आता है तो 100% वो हमें आएगा, ये जो है इंश्योर करेंगे। तो ये होता है एक्शन का खेल यूपीएससी में। जो भी करना है बहुत फास्ट करना है, आपके पास समय नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं आपके नॉर्मल लाइफ में, या फिर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ में एक जो वॉच है वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वॉच रहने की वजह से डिसिप्लिन में आते हैं। आप वॉच के हिसाब से सही टाइम पर हमेशा हर जगह पर पहुंचेंगे, और सही टाइम के जो भी आपको टाइम दिया गया है उसी में टास्क जो है आप कंप्लीट करेंगे। तो एग्ज़ाम में मुझे वहाँ पर लगा कि जो 2 घंटे का समय दिया था, अगर आपके पास वॉच नहीं रहती तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, और कब आपका 1 घंटे से कब 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, और कब आपका टाइम जो है 2 घंटे होकर ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मिनट जो है वो बहुत रफ्तार से जाता है, 1 सेकंड के जैसा फील होता है सब कुछ। तो अगर आपके पास वॉच है तो आप टाइम को वेल मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक कोई भी 200, 300, 400 की बेसिक वॉच ले लीजिए। मेरी 350 की वॉच है। मेन है हमारा मोटो जो है इस एग्ज़ाम को पास करना विद इन सही टाइम में, सही प्लानिंग के साथ में। तो इसके लिए एक टिप लगी जो मुझे लगा आपको डेली लाइफ में भी फॉलो करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल करें। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि आपका जो भी स्ट्रगल है उसे एंजॉय करना। मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ स्ट्रगल को। आप देख रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेन मोटो भी मेरा इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपको रियल लाइफ दिखाऊँ ओवरऑल, जो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का होता है, या यूपीएससी के जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है उस बच्चे के लाइफ में उस एग्ज़ाम के दिन क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा होगा, और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको एकदम बारीक जो डिटेल्स है वो पता चली होगी एग्ज़ाम्स की। तो मेरी कोशिश थी कुछ बच्चे जो ये पेपर मतलब ये वीडियो देखें और उससे कुछ सीखे और इंस्पायर हो ये एग्ज़ाम के प्रति, और आपका जो डर है यूपीएससी के लिए वो मैं थोड़ा कम करूँ। तो अगर एक भी बच्चा इस वीडियो से इंस्पायर होता है और वो पेपर देता है और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो मेरे लिए ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। और आप नॉर्मल जो सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप भी अवेयर रहे ऐसे एग्ज़ाम्स को लेके। तो आप आपका साथ बनाए रखें। हम ये एग्ज़ाम जो है हमारा गेम में तो हम घुस गए हैं अभी, तो बिल्कुल ये गेम को हम एक दिन ज़रूर जीतेंगे, और आपका सपोर्ट लगेगा मुझे आईएएस बनने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर जो है सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल कमेंट करके नीचे बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला या क्या नया देखने मिला। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं फिर से आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा और एकदम ग्राउंड एक्सपीरियंस लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।